सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर को, वो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर है, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इससे पहले हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, तीनों पार्ट्स को अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसका नाम क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो देखिए, इसमें हम जानेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, समझेंगे एक्सक्रीटरी प्रोसेस के बारे में समझेंगे, और ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो भी जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनता है, इसके एलिमिनेशन की प्रोसेस को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये सारी चीजें एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, और बहुत सारे आयंस हो गए, ये सब जो है एक्यूमुलेट, जमा होने लगते हैं, ईदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। और ये किस वजह से ये जो है एक्यूमुलेट होने लगते हैं? इसलिए एक्यूमुलेट होने लगते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है उस वजह से भी, या हम कह दें कि हम जब ज्यादा हमारे अंदर इंजेक्शन ज्यादा हो जाता है उस वजह से भी ये एक्यूमुलेशन इनका बढ़ जाता है। उसके बाद These substances have to be removed totally or partially। अब ये जरूरी है कि अब हम इन सब्सटेंसेस, जो ये इनका एक्यूमुलेशन हो रहा है, इनको या तो टोटली रिमूव कर दिया जाए या इन्हें पार्शियली रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, पूरी तरीके से या आधी तरीके से हम कह सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। इस चैप्टर में आप समझेंगे कि हम किस तरीके से एलिमिनेशन कर सकते हैं इन सब्सटेंसेस का, क्या ऐसा मैकेनिज्म है। ठीक है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। अब देखिए, सबसे ज्यादा मेजर जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है ये क्या क्या है? अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, जो एनिमल्स के द्वारा एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ठीक है, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। अब सबसे ज्यादा टॉक्सिक मतलब सबसे ज्यादा जहरीला कौन है? इसमें अमोनिया है, और इसमें सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है इसके एलिमिनेशन के लिए। मतलब अगर इसे बॉडी से हटाना है, बॉडी से रिमूव करना है, तो हमें इसमें सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट लगेगी। देखिए, अगर बात करें यूरिया की और यूरिक एसिड की, अमोनिया की हमने बात समझी कि अमोनिया जो है सबसे ज्यादा टॉक्सिक है और इसके लिए हमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है अगर इसे एलिमिनेट कराना है बॉडी से तो। ठीक है, यूरिक एसिड की बात करें, यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है। ठीक है, और इसको रिमूव किया जा सकता है बहुत थोड़े पानी के साथ भी, इसे बॉडी से रिमूव एलिमिनेट किया जा सकता है। लेकिन अगर यूरिया की बात करें, जो इनके मिडिल में आता है, मतलब एवरेजली टॉक्सिक होता है, उसमें कम मतलब एक एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि उसको रिमूव आउट किया जा सके बॉडी के थ्रू। ठीक है, बॉडी से। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। अब हम अगर अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? अमोनोटेलिज्म बोला जाएगा। ये जो प्रक्रिया होती है इसे अमोनोटेलिज्म बोला जाता है। अब ये करता कौन कौन है? मैनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक इन नेचर। अमोनोटेलिक इन नेचर का मतलब है जो अमोनोटेलिज्म कर रहे हैं, मतलब अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। अब ये कौन कौन है? जितनी भी बोनी फिशेज हैं, ठीक है, एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए और एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गए, जितने भी पानी में रहने वाले जीव है ना, वो सारे क्या कहलाएंगे हमारे यहाँ पर? अमोनोटेलिक इन नेचर। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर बताया गया है। ऐसे ही अमोनिया एज इट इज रेडिली सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सर्फेसिस और थ्रू गिल सर्फेसिस इन फिश एज अमोनियम आयंस। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अमोनिया जो है बहुत ही जल्दी सॉल्युबल होता है, ठीक है, रेडिली सॉल्युबल है, इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन। अब इसे एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। बॉडी सरफेस जो है डिफ्यूजन करेगी, या साथ में हम कह सकते हैं गिल सर्फेसिस के थ्रू, फिश की अगर हम बात करें। और ये कैसे एक्सक्रीट होता है? अमोनियम आयन की फॉर्म में। ठीक है, किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी का कोई भी रोल नहीं होगा इनके रिमूवल में। ठीक है, terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water। अब जितने भी टेरेस्ट्रियल जीव जो हैं, ठीक है, जितने भी जमीन पे, लैंड पर पाए जाने वाले जितने भी जो हैं जीव जंतु हैं, वो क्या करते हैं? लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से निकालते हैं। कौन कौन है? यूरिया और यूरिक एसिड। इससे क्या होता है? उनके अंदर पानी जो है वो कंजर्वेशन रहता है, उन्हें ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती उस वेस्ट को रिमूव करने के लिए।
ठीक है। मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। अब देखो, मैमल्स मतलब हम आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, जितने भी ज्यादातर एम्फीबियंस हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, और मरीन फिशेस जो होती हैं ये क्या करती हैं, मेनली क्या एक्सक्रीट करेंगी, यूरिया को, और इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, यूरियोटेलिक एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है। अभी मैं आपको नोट्स में इनको डिफरेंशिएट अच्छे से करके समझाऊंगी। देखो अभी क्या होता है, हम जब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, क्योंकि सब चीजें एज पैराग्राफ में हमें इतना क्लियर नहीं हो पाता, बट अगर हम इन्हें पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंशिएट करके समझते हैं ना तो जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम पहले रीड आउट करते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidneys. अब इन एनिमल्स के बारे में बात की जा रही है जो टेरेस्ट्रियल थे। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, किसके थ्रू, मेटाबॉलिज्म के थ्रू, और उसे कन्वर्ट कर दिया जा रहा है यूरिया के अंदर। कहां पर कन्वर्ट कर रहे हैं इसे, लिवर में। ठीक है, एंड रिलीज इनटू द ब्लड, और किस में छोड़ दिया जाता है इसे, फिर ब्लड के अंदर, जहां पर ये फिल्टर हो जाता है, किसके द्वारा, किडनीज के द्वारा। नेक्स्ट फिर क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। एक डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट में जो यूरिया होता है ना, वो किडनी के मैट्रिक्स के अंदर रिटेन रहता है, मतलब बच जाता है। ठीक है, उसके बाद रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए और इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे जो है नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं एज यूरिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, और वो भी किस फॉर्म में, पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में, विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। अगर आप देखोगे जो बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, जो इनका वेस्ट होता है ना, बहुत ही छोटा सा, मतलब बहुत ही थोड़ा होता है, दैट इज पेस्ट या पैलेट की फॉर्म में होता है, जिसमें पानी का अमाउंट जो है बहुत कम होगा, एंड आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोला जाएगा, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अभी तक हमने 3 तरह के एनिमल्स समझे, कौन कौन से, अमोनोटेलिक, दूसरा है हमारा यूरियोटेलिक, और तीसरा है यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक कौन है, जो अमोनिया सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सक्रीट बोला जाएगा। यूरियाटेलिक कौन है, जो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, और यूरिकोटेलिक कौन है, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इनके मेनली क्या इंपॉर्टेंट है, इनके मेनली एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अमोनोटेलिज्म में कौन आते हैं, बोनी फिशेज आती हैं, एक्वाटिक एम्फीबियंस आते हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट्स आते हैं। यूरियोटेलिक में कौन आते हैं, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आते हैं, मरीन फिशेज आती हैं, ये सब आते हैं। और अगर बात करें यूरिकोटेलिक की, तो इसके अंदर आते हैं रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए और इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए नोट्स के थ्रू इस कहानी को और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इस चैप्टर के बारे में हम समझ रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है हमारे प्रोड्यूस होते हैं कब, जब मेटाबॉलिज्म होता है, और ये क्या होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और अमोनिया हो गया, और इनका एलिमिनेशन भी जरूरी है। ठीक है, और इसी एलिमिनेशन को यहाँ पर एक्सक्रीशन नाम दिया गया है। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और जितने भी आयंस यहाँ पर हैं, जैसे कि पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, या फिर CO2 है, ये सारे हमारे लिए एक वेस्ट का काम करते हैं, और इनका एक्सक्रीशन होना या एलिमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, अगर इनका एक्यूमुलेशन होता रहा, ऐसे ही बढ़ते चले गए, तो हमारी डेथ भी हो सकती है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है, देखिए यहाँ पर बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या है ऑर्गेनिजम्स का, उसके बेसिस पे इन्हें डिफरेंशिएट किया गया है, 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, सेकंड इज यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और थर्ड इज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। समझ में आया। देखो अब आगे बताते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो अमोनोटेलिज्म शो करते हैं, मतलब ये NH3 अमोनिया आयंस को क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। अमोनिया जो है बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक होता है, और इसलिए इसके रिमूवल के लिए, इसके एलिमिनेशन के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी के साथ साथ फिशेस की बात करें, ये फिशेस जो होती हैं बॉडी सरफेस के थ्रू या गिल सरफेस के थ्रू अमोनियम आयंस को एक्सक्रीट करती हैं बॉडी से। ठीक है, इसमें किडनी का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। ठीक है, किडनी का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, एग्जाम्पल्स हैं एक्वाटिक इंसेक्ट्स, इन्वर्टिब्रेट्स, एक्वाटिक एम्फीबियंस जिसमें टेडपोल आता है, या बोनी फिशेस। ठीक है, आगे बढ़ें तो यहाँ पर बताया गया है यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ये यूरियोटेलिज्म शो करते हैं, मतलब ये एक्सक्रीट करेंगे यूरिया को, क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे।
नेक्स्ट देखिए, अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक है, ये लिवर के अंदर बनता है और इस ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू ये यूरिया को बनाता है। ठीक है, यूरिया को बनाएगा जो मॉडरेटली टॉक्सिक होगा। अब ये यूरिया जो है मॉडरेटली टॉक्सिक तो है ही, ये इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ वाटर का इस्तेमाल करता है किसके लिए, एलिमिनेशन के लिए। इसके एलिमिनेशन के लिए कम पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, एवरेज। एग्जाम्पल क्या क्या है, मैमल्स हो गए, कार्टिलेजिनस फिशेज हो गई, टेरेस्ट्रियल और सेमी एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए जैसे कि फ्रॉग्स और टोड्स हो गए, सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल्स हो गए, एलिगेटर हो गए या टर्टल हो गए। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। इसमें एक और मेन पॉइंट रह गया, देखिए ये हमने एनसीईआरटी से कवर किया था, जिसमें हमने बताया था कि कुछ अमाउंट में जो यूरिया है वो रिटेन होता है, रह जाता है किडनी मैट्रिक्स के अंदर, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके एनिमल्स के अंदर। उसी के साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि अमोनिया है या यूरिया है, ये कब बनता है, ये जब बनता है जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा, मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होगा ना प्रोटीन्स का, तब हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया और यूरिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फॉर्म होता है। So now we comes on to the last organism, that is यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो यूरिकोटेलिज्म शो करते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। ये जो यूरिक एसिड होता है बहुत ही कम टॉक्सिक होता है, इसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है इसके एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, और ये अपने वेस्ट को किसकी फॉर्म में, पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में इसे एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए और सम लैंड क्रस्टेशियंस हो गए। समझ में आ गया। तो नाउ अब हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट एनसीईआरटी की और लाइंस की ओर। ठीक है, इसमें बताया गया है, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूब्यूलर फॉर्म्स, वेयर एज वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स लाइक किडनीज। तो इसमें ये कहते हैं कि एक सिंपल सर्वे किया गया जिसमें बताया गया कि जब एनिमल किंगडम को देखते हैं तो इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं। जैसे कि ज्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर एक सिंपल ट्यूब्यूलर फॉर्म में जो ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अगर वहीं दूसरी तरफ हम बात करें वर्टिब्रेट्स की तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर या ऑर्गन प्रेजेंट होगा जिसे हम कहते हैं किडनीज। ठीक है, जो हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन हियर। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया, जिन्हें हम फ्लेम सेल्स के नाम से भी जानते हैं, आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थिस, जिसमें फ्लैटवॉर्म्स हो गए, प्लेनेरिया आ गया। ठीक है, रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड द सिफेलोकॉर्डेट्स, एम्फीऑक्सस, प्रोटोनेफ्रीडिया आर द प्राइमरीली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब इन सब के अंदर क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पर। समझ में आया। ठीक है, और इसमें बताया गया ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है ये क्या करता है, आयनिक फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करने का काम करता है, मतलब ऑस्मो रेगुलरिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है नेफ्रीडिया आर द ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म एंड अदर एनालिड्स। अगर हम बात करें एनालिड्स की या अर्थवॉर्म की तो इनके अंदर कौन सा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया हेल्प्स टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड आयनिक बैलेंस। ये भी क्या काम करेगा, वेस्ट को रिमूव करेगा और फ्लूइड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। देखिए कॉकरोचेस की बात करें या बहुत सारे और अलग अलग इंसेक्ट्स की बात करें तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो कौन है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। नेक्स्ट, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ये भी क्या करती हैं, रिमूव करेंगी वेस्ट को और साथ साथ ऑस्मो रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगी। लास्ट वन इज एंटीनल ग्लैंड्स, जिन्हें हम ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन द क्रूस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। क्रूस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स हो गए उनके अंदर ये एक्सक्रीटरी फंक्शन काम करती हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन है यहाँ पर, एंटीनल ग्लैंड्स या जिन्हें हम ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो आइए समझ लेते हैं इसे नोट्स के थ्रू। इसमें बस बहुत ही छोटी सी जानकारी कॉम्पैक्ट उसमें दे रखी है। यहाँ पर बताया गया है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और कौन कौन से ग्रुप्स में या किस में एनिमल्स में पाए जाएंगे वो देखिए। जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया की बात की गई जिसे हम फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं, ये किस किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस, रोटिफर्स, सम एनालिड्स और सिफेलोकॉर्डेट्स। ठीक है, नेफ्रीडिया की बात की गई तो ये एनालिड्स अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की बात की गई तो ये इंसेक्ट्स में या हम कह सकते हैं यहाँ पे कॉकरोचेस भी रख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स की बात की गई तो कुछ क्रूस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स। और नेक्स्ट वन दैट इज किडनी। किडनी जो है हायर एनिमल्स जैसे कि मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
अब इन नोट्स के थ्रू देखो कितना आसान हो गया, हमने पूरी एनसीईआरटी की लाइंस हमने जब पढ़ी तो हमारे को इतना क्लियर नहीं हुआ, बट अब इन नोट्स के थ्रू हम एक एक चीज को अच्छे से समझा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। दैट इज प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो इन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगा, नेफ्रीडिया जो है वो इनके अंदर होगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाले नोट्स हैं, तो अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए साथ साथ। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर जो शुरू होने वाला है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अब हम जानेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमंस में होता क्या है, जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती हैं, 1 पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और ये यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। किडनी पेयर में 2 प्रेजेंट होंगी, ठीक है, 1 और देखो इस तरीके से ये पेयर ऑफ किडनी है ना, 1 और 2, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर यूरेटर प्रेजेंट होते हैं 1 और 2, ठीक है, पेयर में प्रेजेंट हो गई, और एक यूरिनरी ब्लैडर होगा और साथ में यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। किडनीज की बात करें तो किडनीज क्या होती हैं, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इनकी पोजीशन आप याद रखना कि इसमें बताया गया है बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के जो डॉर्सल इनर वॉल है उसके करीब होती हैं और लास्ट थोरासिक और थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के बीच में होती हैं, ठीक है। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर, अब इसके मेजरमेंट की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 10 to 12 सेंटीमीटर होगी हर एक किडनी की, ठीक है। हर एक किडनी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 10 to 12 सेंटीमीटर होगी। वेट कितनी होगी, 5 to 7 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होगी, 2 to 3 सेंटीमीटर। और एक एवरेज वेट की बात करें, एक एवरेज वेट है जिसमें कितना आता है, 120 to 170 ग्राम एक किडनी का एवरेज वेट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। अब इसमें बताया गया है, देखिए इस डायग्राम को आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये इनर कॉन्केव सरफेस है इसका किडनी का, यहाँ पर एक नॉच प्रेजेंट होती है जिसे हम हाइलम कहते हैं, जिसके थ्रू अगर आप देख पा रहे हैं तो जो ये यूरेटर है ये भी जो है इसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर एंटर कर पा रही हैं और साथ साथ इसके अंदर नर्व्स भी एंटर कर रही हैं इसी नॉच के थ्रू, जिसे हमने बोला है क्या, हाइलम नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात की गई है, इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलाइसिस। अब इसमें बताया गया है हाइलम के अंदर एक बहुत ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं कि जो आउटर लेयर है किडनी की वो टफ कैप्सूल होती है, ठीक है। और किडनी के अंदर जो है 2 जोन्स प्रेजेंट होंगी, एक आउटर जिसे कॉर्टेक्स बोलते हैं एंड इनर दैट इज मेड्यूला। आउटर बाहर वाली को क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स, और अंदर वाली को क्या कहेंगे, मेड्यूला कहेंगे। द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस दैट इज मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस दैट इज सिंगुलर, इसका क्या होगा, कैलिक्स। यहाँ पर बताया गया है कि जो मेड्यूला है वो डिवाइडेड होता है और छोटे छोटे कॉनिकल मासेस में जिन्हें हम मेड्यूलरी पिरामिड्स बोलते हैं, और ये किससे ये प्रोजेक्टिंग इनटू द जो कैलाइसिस के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसका सिंगुलर फॉर्म क्या है यहाँ पर, कैलिक्स है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द, ये जो कॉर्टेक्स है ये एक्सटेंड होता है किसके बीच में, इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। इनके बीच में, मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में किसकी फॉर्म में, एज रीनल कॉलम्स की फॉर्म में, जिसे हम कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। अब इस डायग्राम को हम अच्छे से समझेंगे तो देखिए इस डायग्राम में बताया गया है, ये देखिए ये एक किडनी का यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ये जो नॉच जो स्ट्रक्चर है जिसे हमने हाइलम नाम दिया था, ठीक है, इसके अंदर इससे ही एंटर कर पाती हैं क्या, यूरेटर एंटर कर पाता है, रीनल वीन एंटर कर पाती हैं और रीनल आर्टरी जो है वो एंटर कर पाती हैं। और इस किडनी के को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें जो आउटर वाला है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और जो अंदर वाला है इस पोर्शन को हम मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला, ये हमने समझा था। उसके बाद यहाँ पर जो ये हाइलम है उसके आगे वाला जो पोर्शन होता है इसे रीनल पेल्विस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रीनल पेल्विस के नाम से। और इसी रीनल पेल्विस के अंदर बहुत सारी प्रोजेक्शंस देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर, जिन्हें हम सिंगुलर बोले तो इन्हें कैलिक्स बोला जाता है और अगर प्लूरल में बोले तो इन्हें कैलाइसिस बोला जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मेड्यूला के अंदर मेड्यूलरी पिरामिड्स देखने के लिए मिलेंगे। देखिए ये जो थोड़ा सा ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर जो दे रखा है ये सारे हमारे क्या है, यहाँ पर ये मेड्यूलरी पिरामिड्स शो कर रखे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें छोटी क्लासेस में, जिसमें हमने समझा था कि जो नेफ्रॉन्स जो होती हैं ये हमारी
फंक्शनल यूनिट होती हैं किडनी की, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो हर एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होती है, मतलब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है बेसिकली, ठीक है, जो हमारी क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। हर एक क्या नाम है, नेफ्रॉन्स के पास दो पार्ट होंगे, कौन कौन से, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टरियोल। ग्लोमेरुलस जो है टफ्ट होता है कैपिलरीज का, मतलब गुच्छा कह सकते हैं इसे हम, गुच्छा होता है कैपिलरीज का, और ये किससे मिलकर बना है, एफरेंट आर्टरियोल से, ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल से। अब यहाँ पर दो नाम आने वाले हैं, एफरेंट और ईफरेंट, याद रखिएगा, ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा कि जो ग्लोमेरुलस है ये किससे मिलकर बना है, एफरेंट आर्टरियोल से और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज से। अब फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय एन इफरेंट आर्टरियोल। देखो ब्लड आ रहा था किसके थ्रू, एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, और ब्लड ग्लोमेरुलस से बाहर जा रहा है किसके थ्रू, इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू। एफरेंट माने आने का काम कर रहा है, ई माने एग्जिट ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है, एग्जिट करने का। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो रीनल ट्यूब्यूल होती है बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अब ये जो रीनल ट्यूब्यूल की शुरुआत होती है ये एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से शुरू होती है, जिसको नाम दिया गया है बोमेन्स कैप्सूल का, विच एनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस, और जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। मान लीजिए ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दैट इज ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, ठीक है। इसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है इज कॉल्ड द, यहाँ पर सॉरी, which encloses the glomerulus. Glomerulus along with Bowman's capsule is called the Malpighian body और renal corpuscle. अगर हम बात करें इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल एक साथ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, Malpighian बॉडी या रीनल कॉर्पसल का नाम दिया जाएगा इसे। समझ में आया ना अच्छे से बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। अब ये ट्यूब्यूल आगे बढ़ेगी और एक हाईली कॉइल्ड नेटवर्क बना लेगी जिसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीसीटी। अभी इसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी, ठीक है। अभी हम एक बार रीड कर लेते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, पीसीटी तक हम समझ चुके हैं। अ हेयर पिन शेप्ड हेनलेज लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज अ डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिम्ब। अब इसके बाद पीसीटी के बाद एक नेक्स्ट पार्ट इसका कौन होता है, दैट इज हेनलेज लूप। ये कैसा होता है, हेयर पिन शेप होता है, ठीक है, यू शेप होता है, ठीक है, जिसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब होगी, मतलब एक नीचे गिरती हुई, और एक असेंडिंग मतलब एक ऊपर चढ़ती हुई एक लिम्ब होगी यहाँ पर। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन कॉल्ड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब असेंडिंग लिम्ब जैसे ऊपर जा रही होगी तो एक और नया पोर्शन जुड़ जाएगा जिसमें होगा हमारा डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। The DCTs of many nephrons open into a straight tube called collecting duct. अब जितनी भी ज्यादातर जो DCTs होती हैं ये सारी एक कलेक्टिंग डक्ट में जाकर खुल जाती हैं, ठीक है, सारी नेफ्रॉन्स की। नेक्स्ट, many of which converge and opens into the renal pelvis, जिसमें से ज्यादातर जो होती हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं और किसमें जाके खुल जाएंगी, रीनल पेल्विस के अंदर, थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलाइसिस। अब इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, इसमें बताया गया है क्या क्या जो हमने अभी कहानी समझी थी। तो देखो यहाँ पर ये बोमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है, ये जो येलो शेप में है, ठीक है, ये एक कप शेप्ड बोमेन्स कैप्सूल था जिसके अंदर हमने क्या प्रेजेंट थी, हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलस प्रेजेंट था, ठीक है, जो क्या था हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट था। अब इसी पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला गया था, मेल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल नाम दिया गया था, ठीक है। अब ऐसे ही आगे अगर हम चलेंगे तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर देखिए ये जो जितना भी ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बहुत सारी कॉइल्स जमा हो गई ना, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे। अब ये नीचे बढ़ेगा इस तरीके से, येलो पार्ट जो जा रहा है, जितना भी येलो पार्ट की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। अब ये देखो दिखाई दे रहा है, ये यू शेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये अब ऊपर चढ़ती हुई एक ये असेंडिंग लिम्ब है, तो इसे हम हेनले, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, जिसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब होगी और इसमें एक असेंडिंग लिम्ब प्रेजेंट होगी। अब इसी के बाद यहाँ पर फिर से एक कॉइलिंग आ गई यहाँ पर, और ये क्या, कौन सी कॉइलिंग कहलाएगी, यहाँ पर होगी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसी के साथ ये ज्वाइन करती है किसको, कलेक्टिंग डक्ट को। ये किस में जाकर ज्वाइन हो जाती है, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा डायग्राम अच्छे से, कुछ भी नहीं है बेटा। जहां से ये देखो हमने बताया था ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल एक साथ शुरू होते हैं, पीसीटी आ जाती है, पीसीटी के बाद हेनलेज लूप आ जाता है जिसमें दो लिम्ब होते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग, उसके बाद डीसीटी आ जाती है, उसके बाद आ जाता है लास्ट हमारा कलेक्टिंग डक्ट।
अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द मेल्फिजियन कॉर्पसल। देखो अभी नाम आ गया मेल्फिजियन कॉर्पसल, क्या है ये, जिसमें बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस साथ में एक साथ बोला जाता है इन्हें, ठीक है। PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. अगर हम बात करें कि ये जो मेल्फिजियन कॉर्पसल है, PCT है और DCT है नेफ्रॉन की, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है, कॉर्टिकल रीजन में किडनी के। लेकिन अगर हम बात करें लूप ऑफ हेनले की, ये मेड्यूलरी रीजन में प्रेजेंट होगी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। In majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. ज्यादातर नेफ्रॉन्स में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटा होता है और बहुत कम जो है ये वेरी लिटिल एक्सटेंड कर पाता है किसमें, मेड्यूला के अंदर। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इन नेफ्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट आगे बोलते हैं, इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग। कुछ नेफ्रॉन्स में क्या होता है, ये जो लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है, ठीक है, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर तो बहुत लंबा होता है और ये किस में चला जाता है, ये एड ऑन हो जाता है, दैट इज मेड्यूला के अंदर चला जाता है, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग होने की वजह से। दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। इस तरीके की नेफ्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा बेटा, देखो पूछा जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में फर्क क्या है, क्या फर्क है इसमें। ये फर्क है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती हैं इनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से वो मेड्यूला के अंदर ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाता। और अगर वहां हम दूसरी तरफ बात करें जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स की, इनमें क्या होता है, ऐसी नेफ्रॉन्स जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है, जो मेड्यूला के अंदर डीप रन कर पाता है, उसे हम कहते हैं, उन नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, अच्छे वाले क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा यहाँ से। सो लास्ट इसमें आगे जो पैराग्राफ है बताता है, द इफेरेंट आर्ट्रियोल एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ये जो इफेरेंट आर्ट्रियोल है जो ग्लोमेरुलस से बाहर की तरफ निकल रहा है, ये एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क बना लेता है रीनल ट्यूब्यूल के आसपास, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इसे हम समझेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, अभी हमने देखा था जितना भी ये येलो पोर्शन था जो हम समझ चुके हैं, ये हेयर पिन टाइप जो भी था, दैट इज हेनलेज लूप और ये सब। अब आप ये देख पा रहे हो, ये जो ब्राउन कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो डार्क कलर से यहाँ दिखाई दे रहा है, जितना भी ये जो नेटवर्क देखने को मिल रहा है, ये हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं जो इफेरेंट आर्ट्रियोल से एमर्ज हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बताया गया है, अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेज लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा। और इसी के साथ एक माइन्यूट छोटी सी पतली सी वेसल जो है ऑफ दिस नेटवर्क, ये रन करती है किसके साथ साथ, अलोंग पैरेलल रन करेगी किसके साथ, हेनलेज लूप के साथ, जिससे ये यू शेप की वासा रेक्टा बना लेती है, ठीक है, इस तरीके का यू शेप की वासा रेक्टा फॉर्म कर लेती है। वासा रेक्टा जो है इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, देखो इन वाले नेफ्रॉन्स की बात करें तो इनके अंदर जो वासा रेक्टा होती है या तो वो एब्सेंट होगी या हाईली रिड्यूस्ड होगी, बहुत कम चांसेस होंगे उसके होने के। तो आइए समझ लेते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को अपने नोट्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होते हैं, अ पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और साथ में यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। किडनी की बात करें तो वो रेडिश ब्राउन कलर की है, बीन शेप्ड ऑर्गन है ये, ठीक है। इसकी पोजीशन बहुत याद रखिएगा ध्यान से, बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। इसकी पोजीशन कैसी होगी, रेट्रो पेरिटोनियल पोजीशन होगी, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है, यहाँ पर बताया गया है, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली सुपीरियर देन राइट किडनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन ईच ऑन द राइट साइड। हमारी राइट साइड पर जो है लिवर प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारी राइट किडनी है वो थोड़ा नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगी, स्लाइटली सुपीरियर होगी, ठीक है। 11th एंड 12th फ्लोटिंग रिब्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं किडनी को। हमारी किडनी के अंदर जो 11th और 12th जो ये प्रेजेंट होती हैं फ्लोटिंग रिब्स, ये इस किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। लेंथ हमने समझी थी 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, विड्थ जो हमने समझी थी 5 to 7 सेंटीमीटर और साथ में थिकनेस कितनी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ एवरेज वेट की बात कर लेते हैं, तो आप इसमें कह सकते हैं 120 to 170 भी कह सकते हैं और 130 to 150 ग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है, एवरेज वेट है। किडनी को प्रोटेक्ट करती है 3 लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है, हार्ड कैप्सूल प्रेजेंट होता है इसमें, इसके फाइब्रस कैप्सूल होता है जो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसकी अगर कॉन्केव साइड को देखा जाए तो यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी जिसे हमने हाइलम नाम दिया था, ठीक है, हाइलम। अब ये हाइलम का फंक्शन क्या होता है, तो देखिए इसमें बताया गया है, ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ किडनी, किडनी की कॉन्केव साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम हाइलम कहते हैं। अब इस हाइलम के थ्रू होता क्या है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स हो गए, यूरेटर हो गए, ये सब इसी किडनी के अंदर एंटर करते हैं इसी हाइलम के थ्रू, ठीक है, इसी हाइलम के थ्रू।
अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो यहाँ से ये सब चीजें एंटर कर रही होंगी। इस पोर्शन को क्या बोला जाएगा? रीनल पेल्विस बोला जाएगा। हमने बताया था किडनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स हो गया और अंदर वाला कैसा हो गया? मेड्यूला हो गया। ठीक है, अब ये जितने भी पिरामिड्स देख रहे हैं इन्हें मेड्यूलरी पिरामिड्स बोला जाता है या रीनल पिरामिड्स भी बोला जाता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? नेफ्रॉन्स, जो यूरिन फॉर्मेशन में मदद करती हैं। ठीक है, कैलिक्स हमने समझा था, 2 यहाँ पर बताया गया है। कैलिक्स भी, ये जो आप देख रहे हैं इसके ये जो प्रोजेक्शंस हैं इसे मेजर कैलिक्स बोला गया है, और ये जो छोटी छोटी फाइन होती जा रही हैं इन्हें हम माइनर कैलिक्स के नाम से जानेंगे। अब मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो ये स्पेस है इसे क्या बोला जाएगा? रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी नाम दिया गया है। आइए आगे समझते हैं। नेफ्रॉन की बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, किडनी की। ठीक है, हर किडनी के अंदर, हर एक किडनी के अंदर क्या होती हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगी। ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं। नेफ्रॉन्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर जो एक पोर्शन आता है जिसमें रीनल कॉर्पसल या मेलफिजियन बॉडी होती है, जो कंस्टिट्यूट करती है किसको? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को, जो अभी हमने समझा था। ठीक है, और एक पोर्शन आता है जिसे हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, जिसमें पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट इसके अंदर कंस्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, हेनलेज लूप हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया और कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब इस मेजर डायग्राम को बहुत अच्छे से समझेंगे, इससे सारे जो आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि ये जो है एफेरेंट आर्टरियोल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो है एफेरेंट आर्टरियोल है जो ब्लड को अंदर लेकर आती है। ठीक है, ये जो है ब्रॉडर होती है किसके कंपैरिजन में? इफेरेंट आर्टरियोल के। ठीक है, जो इफेरेंट आर्टरियोल एग्जिट करा रही है, ये एंट्री करा रही है। ठीक है, ब्लड की, तो ये इफेरेंट आर्टरियोल होगी। ये कैसी होगी? नैरोअर होगी। और ये कैसी होगी? ब्रॉडर होगी। यहाँ पर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, और ग्लोमेरुलस किसके ऊपर प्रेजेंट होगा? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है क्या? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है। ठीक है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है। अब इसी के साथ साथ आगे बताया गया है, देखिए ग्लोमेरुलस यहाँ पे बताया गया है, इसके अंदर भी 3 लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। देखो यहाँ पर हमने बताएंगे, तो इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस डायग्राम में क्या क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि ये एफेरेंट आर्टरियोल प्रेजेंट है यहाँ पर, जो ब्रॉडर साइज की होती हैं, किसके कंपैरिजन में? इफेरेंट आर्टरियोल के, जो नैरोअर साइज की होती हैं। ठीक है, ये थोड़ी मोटी होंगी, है ना, थिक होंगी, और ये जो है थोड़ी पतली होंगी, नैरोअर होंगी। ठीक है, उसी के साथ साथ इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हमने बात की थी, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं। ठीक है, एफेरेंट आर्टरियोल क्या करती हैं? ये ब्लड को अंदर लेकर आती है, एंट्री कराती हैं, और ये जो है इफेरेंट आर्टरियोल जो है उसकी एग्जिट कराती है ब्लड की। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस जो है वो किसके अंदर होता है? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये बोमेन्स कैप्सूल क्या है? ये डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। अब इसमें डबल वॉल्ड की बात की गई है तो 2 लेयर प्रेजेंट होंगी। आउटर लेयर कौन सी है? इसके अंदर पैराइटल होती है, और इनर लेयर की बात करें तो उसे हम विसरल कहते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ ये आगे बढ़ता है और यहाँ पर आने लगता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी रीजन आ चुका है। ठीक है, पीसीटी रीजन आ चुका है। इसके अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंटेनिंग ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंटेनिंग ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं पीसीटी के अंदर। उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, ये जो है आगे बढ़ेगा तो आगे क्या आने लगेगा? यहाँ पे ये पोर्शन जो बढ़ेगा, देखो इसमें बता, देखो आगे जब हम बढ़े पीसीटी से, ठीक है, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये पूरा क्या देखने के लिए मिलेगा हमें? हेनले लूप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये ऊपर चढ़ती हुई असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, ये जो है थोड़ा, अगर हम बात करें हेनले लूप का, तो ऊपर से थोड़ा सा थिक सेगमेंट होता है, फिर उसके बाद वो पतली होने लगती है। ठीक है, इसे बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, उसके बाद ये पतली होगी, फिर आगे जब ये बढ़ेगी, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे ये अब इसका असेंडिंग लिम्ब आ चुका है। क्या आ चुका है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसी के साथ साथ आगे ये किससे मिल जाएगा? डीसीटी के साथ मिल जाएगा। डीसीटी क्या होती है? डीसीटी के पास प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। डीसीटी पे क्या प्रेजेंट होंगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद डीसीटी से निकलते हुए डीसीटी किसके साथ जाके मिल जाएगी? मर्ज हो जाएगी, दैट इज हमारी कलेक्टिंग डक्ट के साथ। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के भी 2 हिस्से होते हैं, जिसमें कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट होती है और मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट होती है। जो कॉर्टेक्स साइड पर प्रेजेंट होगी उसे कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, जो मेड्यूला साइड पर प्रेजेंट होगी उसे मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। समझ में आया?
अब इसी के साथ एक और बात बोली गई है यहाँ पर पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और यही पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज जिसमें हमने बताया था कि एक माइन्यूट सी वेसल होती है इसी नेटवर्क में से, जो पैरेलल रन करेगी किसके, लूप ऑफ हेनले के, और यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, वासा रेक्टा कहेंगे। क्या कहेंगे, वासा रेक्टा कहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन सा पोर्शन आता है। कॉर्टेक्स में आता है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, जिसे हम मेलफिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल भी कहते हैं। इसी के साथ साथ पीसीटी आता है, डीसीटी आता है और सीसीडी आता है, मतलब कलेक्टिंग डक्ट आती है। और मेड्यूला के अंदर बात करें तो इसमें कौन आता है, लूप ऑफ हेनले देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आता है इसको, अब देखो जो मैंने आपको बताया डायग्राम के थ्रू, उसी को यहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म में बताया गया है। एक और जानकारी, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, ये मर्ज हो जाती है एक मेजर डक्ट के अंदर जाकर, जिसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। और इसके साथ ये जो डक्ट ऑफ बेलिनी होती है, ये किसमें जाकर मर्ज हो जाएगी, रीनल पेल्विस के थ्रू। ठीक है, उसके थ्रू यहाँ से एक्सक्रीशन हो जाता है। अब आगे बात करेंगे, ग्लोमेरुलस जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। दोबारा रिवाइज करा रही हूँ बेटा, समझो अच्छे से। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। ये किससे मिलकर बना है, एफेरेंट आर्टरियोल से, जो फाइन ब्रांच थी रीनल आर्टरी की। जो ब्लड है ग्लोमेरुलस से, वो कहाँ किसके द्वारा लेकर चला जाएगा, एग्जिट कराई जाएगी, वो है इफेरेंट आर्टरियोल। इट बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। इसमें डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ये जो ट्यूब्यूल होती हैं, इसमें क्या क्या आती है, शुरुआत होती है पीसीटी से, फिर हेनले लूप पे आते हैं, हेनले लूप के बाद हम आते हैं डीसीटी पे। अब हेनले लूप को ही थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक हेयर पिन स्ट्रक्चर होता है, हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आगे समझते हैं, जो डीसीटीज होती हैं, बहुत जो ज्यादातर नेफ्रॉन्स की डीसीटीज होती हैं, वो किसमें ओपन हो जाती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एक्सटेंड होती है फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला में, देन कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस में जाकर खुल जाती है, फिर किसके थ्रू, मेड्यूलरी पिरामिड्स के थ्रू इन द कैलाइसिस में। ठीक है, मेलफिजियन बॉडी हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, ये सब कहां पर सिचुएटेड होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स में, बार बार मैं बता रही हूँ। और लूप ऑफ हेनले कहां पर होगा, मेड्यूला में प्रेजेंट होगा। ठीक है, द इफेरेंट आर्टरियोल emerging from the glomerulus forms a fine capillary network। अभी हमने लास्ट बताया था कि जो इफेरेंट आर्टरियोल होती है, जो ग्लोमेरुलस से निकल रही है, वो एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क बना लेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क या पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोलेंगे। उसी में से एक माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क जो है वो पैरेलल रन करती है किसके थ्रू, लूप ऑफ हेनले के थ्रू। और ये क्या कहलाती है, वासा रेक्टा कहलाती है। वासा रेक्टा कैसी शेप की होती है, ये यू शेप की होती है। नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। जो कितने तरह की न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, दो तरह की न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दो तरह की नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स की बात कर रहे हैं, दो तरह की नेफ्रॉन्स हैं, दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, अगर बात करें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होती है, 85% कौन सी प्रेजेंट होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं, और 15% जो है वो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं। अब इसको हमने पहले भी समझ चुके हैं एनसीईआरटी में, दोबारा देखिए जैसे ये किडनी का पोर्शन है, जिसमें अंदर जो है मेड्यूला होता है और बाहर कॉर्टेक्स होता है। इसमें होता क्या है कि बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन जो है लूप ऑफ हेनले का, वो डिप करता है किसके अंदर, मेड्यूला के अंदर। और इसी के साथ साथ जो वासा रेक्टा है, यहाँ पर या तो होगी ही नहीं या हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ऐसे ही जो जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन है, इसमें क्या होता है, किडनी के अंदर जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिप करेगा किसके अंदर, मेड्यूला के अंदर। और इसी के साथ साथ वासा रेक्टा भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इस वीडियो में हमने कवर किया है यहाँ तक, जितना हम पढ़ चुके हैं इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। आगे वाला जो पोर्शन है जिसमें यूरिन फॉर्मेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शन के बारे में हम जानेंगे या रेगुलेशन के बारे में जानेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इतना आप पढ़ के रखिएगा, अच्छे से समझ के रखिएगा। ठीक है, बेस अपना तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।